तो सनराइज़ न्यूज़ पे आप लोगों का स्वागत है। आज कई अहम मुद्दे लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हैं और हमारे साथ एक बार फिर आदित्य कुमार मिश्रा दसस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपका बहुत स्वागत है और आदित्य, आज हम बात करने जा रहे हैं 3 महत्वपूर्ण विषय जो भारतीय राजनीति में 2024 से पहले गठित हो रहे घट रहे हैं और ये घटनाएँ कहीं न कहीं प्रभावित करेंगी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों को। सबसे पहले आज राहुल गांधी साइकिल मार्च लेकर निकले। उससे पहले उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बुलाया था चाय पर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वो बैठक हुई। उसके बाद राहुल गांधी लीड करते नज़र आए, संसद तक साइकिल लेकर गए, महँगाई का मुद्दा उठाते हुए वो दिखे। वहीं दूसरी तरफ जहां राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं शरद पवार की अमित शाह से मुलाकात की चर्चाएँ हैं। प्रधानमंत्री से वो अभी हाल के दिनों में मिले हैं। और इसी के साथ आदित्य, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ हैं। नीतीश कुमार का बयान, पेगासस को लेकर जहां विपक्ष मोदी सरकार से जाँच की माँग कर रहा है, अब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि साहब जाँच तो होनी चाहिए। तो क्या बिहार में कुछ बदलाव होने जा रहा है या नीतीश अब 2024 को सामने रखकर कोई रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द तख्ता-पलट होने जा रहा है बिहार में। ये तो 3 विषय रहेंगे आदित्य आपके साथ चर्चा के लिए। तो सबसे पहले आदित्य, शुरू करेंगे राहुल गांधी की साइकिल यात्रा से। राहुल गांधी का ये मूव किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी अब लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उनके बुलावे पर विपक्ष की 14 लगभग पार्टियाँ, उसके नेता वहाँ पहुँचे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हुँ। में चाय पर। और जिस तरह से उन्होंने महँगाई के मुद्दे को लेकर मार्च निकाला, संजय राउत भी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत की है, इंटरैक्ट किया है। वो लग रहा है, एक उम्मीद जता रहा है। तो क्या राहुल गांधी अपने आप को तैयार कर रहे हैं 2024 के लिए? क्या विपक्ष इस खाके के तहत तैयारी कर रहा है? क्योंकि हाल में ममता बनर्जी भी अभी दिल्ली से होकर गई हैं। हुँ। बिल्कुल देखिए साकिर ये कहीं न कहीं देखना होगा और इन बातों को समझना भी होगा क्योंकि देखा जाए जिस तरह से राहुल गांधी की एक्टिव दिख रहे हैं राहुल गांधी और लगातार क्योंकि इसके पहले भी जब वो संसद भवन में ट्रैक्टर से पहुँचे थे, उस समय उनका ये कहना था कि हम जो है किसानों की बात करने के लिए ट्रैक्टर से चलकर आए हैं। और आज साइकिल जिस तरह से सिलेंडर का पोस्टर लेकर वहाँ पहुँचे, ये दर्शाता है कि अब विपक्ष में एकजुटता देखने को मिल रही है। जो चाय पर चर्चा हुई, बैठक हुई, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई, तो ये दर्शाता है कि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है। ममता बनर्जी ने 2019 में आपने देखा था कोशिश की थी। 2019 में महागठबंधन की एक सूरत बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वहां से संभावनाएं बिगड़ गई थी कौन कौन आगे आएगा कौन आगे आएगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने यहाँ कमान थामी है और ये साफ तौर पर देखना होगा कि इस समय बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और किसानों का मुद्दा भी अहम है। तो किसानों के मुद्दे पर ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए, महंगाई के मुद्दे पर साइकिल से संसद भवन पहुंच गए। तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो 2014 में एक तस्वीर बीजेपी की तरफ से लगातार बीजेपी नेताओं की तस्वीरें बन रही थी। स्मृति ईरानी सड़क पर बैठ जा रही थी सिलेंडर लेकर और सब्जी लेकर बैलगाड़ी से नेता चल रहे थे। तो वो तस्वीर कहीं न कहीं विपक्ष अब बनाने की कोशिश कर रहा है और वही 2014 और अब जो है जिस समय चुनाव उत्तर प्रदेश में साथ-साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर अगर ये तस्वीर बनती है, इन मुद्दों को विपक्ष काफ़ी उठाता है, तो लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ समझना ये होगा कि विपक्ष के नेताओं की चर्चा भी हो गई, बातचीत भी हो गई, राहुल गांधी की सबसे बातचीत हुई होगी किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर कि हमें इस तरह से आगे से स्टैंड लेना है, इस तरह से काम करना है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा समझने की भी ज़रूरत होगी क्योंकि विपक्ष सब जो नेता हैं, विपक्ष के जितने भी नेता सबका अपना अलग-अलग मुद्दा है, कोई क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं तो उनमें उनमें सामंजस्य बिठाना राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को दर्शाएगा। और ये पता लगे कि राहुल गांधी क्योंकि जो ममता बनर्जी के 2019 के गठबंधन के इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ममता आगे तो आई थी, सब नेताओं को लेकर सामने तो आई थी, लेकिन उसके बाद वो गठबंधन को सही तरीके से चला नहीं पाई। गठबंधन अच्छी बात है, विपक्ष एकजुट हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष में सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, यही नेतृत्व क्षमता को दिखाएगा राहुल गांधी के और आने वाले समय में क्योंकि राहुल तो परिपक्व धीरे-धीरे होने लगे हैं। क्योंकि 2014 के पहले राहुल गांधी दिखते नहीं थे। 2014 के बाद थोड़ी-थोड़ी परिपक्वता दिखने लगी, जिससे चुनाव भले ही हारे, कई-कई चुनाव जीते भी राज्यों को लेकर। तो अब राहुल गांधी में थोड़ी-सी परिपक्वता आ रही है। अब वो परिपक्वता ये ज़ाहिर हो पाएगी कि विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर आ सकते हैं। क्योंकि एक बार चाय पीना बैठ के साथ में, फिर विपक्ष सदन में पहुंच जाना साइकिल से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी सबको साथ लेकर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं, सही से सामंजस्य बिठा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता के तौर पे, विपक्ष के एक अच्छे नेता के तौर पे उभर पाएंगे।
बिल्कुल लेकिन नज़रें तो महाराष्ट्र की तरफ भी थी कि शरद पवार विपक्ष के एक बेहतर नेता के तौर पर उभर के सामने आए हैं। उनको एक हाँ, तरह से विपक्ष का चाणक्य लोगों ने कहना शुरू किया जब से बीजेपी की सरकार को एक तरह से उन्होंने पटखनी देते हुए अपनी सरकार बनाई, अप्रत्याशित तौर पर शिवसेना के साथ गए, बड़ा फैसला कांग्रेस से भी करवा लिया उन्होंने। कांग्रेस सोनिया गांधी को भी मजबूर कर दिया कि ये फैसला लें कि वो शिवसेना के साथ जाएँ, ताकि बीजेपी को वो महाराष्ट्र पे रोक सके। लेकिन हो क्या रहा है कि सुप्रिया सूले तो राहुल गांधी के साथ चाय पीने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन खबर ये आती है कि अमित शाह के साथ अब शरद पवार की बैठक हो रही है। तो हुँ, अगर शरद पवार को अगर हम पढ़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा जो विश्लेषण हुआ महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद, ये कहा गया कि हुँ, अब शरद पवार की तरफ निगाहें हैं विपक्ष के नेता के तौर पर और सर्वसम्मत एक नेता के तौर पर शरद पवार उभर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी एक्सेप्टेंस हर पार्टी में है। तो ऐसे में शरद पवार अगर अमित शाह से मिलते हैं, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले हालाँकि एनसीपी लगातार ये कहती रही कि वो मुद्दे महाराष्ट्र के थे, एक कोऑपरेटिव बैंक के थे, अब बताया जा रहा है कि ब महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है उसको लेकर बातचीत है। लेकिन अगर 2 राजनीतिक व्यक्तित्व मिल रहे हैं, तो राजनीतिक इसके पीछे मकसद तो ज़रूर होता है। बिल्कुल और साकिब भाई ये आप भी जानते हैं और भी समझते हैं जब नेताओं की आपसे मुलाकात होती है, तो बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और। तो शरद पवार की मुलाकात आप देखिए जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, तो ये साफ तौर पे वहाँ देखा गया था, समझा भी गया था किस तरह से अजीत पवार अलग हुए थे, फिर सरकार बनी थी, बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी देखने को मिला था। तो अब ये समझने वाली बात साफ तौर पे हो जाएगी कि शरद पवार क्योंकि नेतृत्व क्षमता है क्योंकि 3 लोगों को एक साथ लगे अपनी पार्टी एनसीपी को लेकर साथ चले जबकि अजीत पवार भागे-भागे फिर रहे थे। उसके बाद कांग्रेस को साथ लेकर आए, शिवसेना को साथ लेकर आए, सरकार बनवाई महाराष्ट्र में सरकार चल भी रही है। बीच में भले ही कुछ आशंकाएँ हुई थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो शरद पवार एक विपक्ष के नेता तो कह ही सकते हैं, लेकिन अब इनकी मुलाकात के क्या मायने निकाले जाते हैं? आप देखिए महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी को लेकर और सरकार को लेकर मतभेद दिख रहे हैं, वहाँ राज्यपाल और सरकार में मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। वो विवाद भी आपने देखा होगा। तो अब उस दौर पे शरद पवार की मुलाकात होना और ऐसे समय पर जब 5 राज्यों के महत्वपूर्ण राज्य उसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यहाँ से बार-बार इस बात का मैं ज़िक्र करता भी हूँ आपसे कि यहाँ से केंद्र सरकार का रास्ता तय होता है। यहाँ से केंद्र की गाड़ी निकलती है कि उत्तर प्रदेश में जो काबिज़ होगा जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सीटें भी है और ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यहाँ पे। तो अब ये देखना होगा कि शरद पवार की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के क्या मायने? 2 बिंदुओं पे चर्चा कर ले या तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे हैं, लोकल के मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर बात हुई है या फिर ये बात हुई है कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ होने वाला है, महाराष्ट्र सरकार के साथ कुछ होने वाला है या आने वाले समय में विपक्ष को कमज़ोर करने की ये साजिश है कि शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं अभी तक के। विपक्ष में देखा जाए शरद पवार वरिष्ठ हैं और गरिष्ठ भी हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो अब ये तिगड़ी जो है ये बैठक क्या रंग लाती है तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। बिल्कुल बैठकों का दौर भी जारी है और बयानों का दौर भी जारी है। आदित्य हम अगर देखें पिछले कुछ समय में बीजेपी ने एक छत्र एक तरह से राज्य स्थापित करने की कोशिश की। जो नेता बीजेपी के खिलाफ भी थे, वो कहीं न कहीं समय के साथ-साथ बीजेपी के साथ मिलते गए, सरकार बनती गई। हमने बिहार का एग्ज़ाम्पल देखा नीतीश और लालू यादव एक बड़ी जीत के साथ आए थे, लेकिन वो सरकार अ, टूट गई और उसके बाद नीतीश बीजेपी के साथ आए, फिर अब दोबारा से सत्ता में है, हालाँकि नीतीश की ताकत घटी है लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें स्थापित किया गया। उन्हें माना गया कि चलिए हमने पहले कह दिया था कि नीतीश अब यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, लिहाज़ा संख्या बल आपका कम ज़रूर हो लेकिन आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नीतीश ने बैठक की है कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जब दिल्ली थी, राहुल गांधी की मुलाकात हो रही है, तो चर्चा ये हो रही है कि विपक्ष दरअसल उसका चेहरा कौन होगा, विपक्ष चर्चा में आ रहा है। पेगासस को लेकर संसद के भीतर तमाम आवाज़ें उठी, सरकार ने उन्हें नकार दिया और विपक्ष पर ही ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार जैसा नेता, जो बीजेपी की कृपा से मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो अगर ये कहे कि पेगासस पे तो साहब जाँच होनी चाहिए, तो ये बयान किस तरफ संकेत दे रहा है? क्या बिहार में भी कुछ अदल-बदल होने जा रही है या नीतीश पढ़ रहे हैं कि 2024 से पहले उनका क्या मूव हो सकता है? कोई आने वाली राजनीति को वो पढ़कर ये बयान दे रहे हैं या सिर्फ़ एक तरह से कहते हैं ना कि एक तरह से अभी नीतिगत जो
चीज़ें हैं, उन नीतियों पर जिस नीतियों पर चल के उन्होंने अब तक राजनीति की, उन नीतियों को सर्वोपरि मानते हुए वो इस बात को मान रहे हैं कि ये चीज़ अगर हुई है तो इसकी जाँच होनी चाहिए और सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। सरकार के साथ हैं भी और विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। क्या इस तरह की स्थिति नीतीश कुमार पैदा कर रहे हैं बीजेपी के सामने? देखिए साकिर भाई एक एक चीज आप समझिए इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि देखा जाए 2019 से नाराजगी नीतीश कुमार की साफ तौर पर दिखी। जब 2019 में मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी तो जेडीयू के एक भी मंत्री शामिल नहीं थे और चेहरा भी साफ साफ नीतीश कुमार का उस समय देखा सकता है। नीतीश कुमार के चेहरे पर नाराजगी क्या है। नीतीश कुमार क्योंकि आरजेडी से जिस तरह से विवाद की खबरें आई थी, आरजेडी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, सरकार बनाई। दूसरी बार की सरकार में कहा जा रहा था कि किसका ओहदा बड़ा होगा। नीतीश की ज्यादा दिलचस्पी बीजेपी से नहीं उस समय भी थी जब विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहे थे। और बीजेपी हमेशा ये करती है, जिस राज्य में वो किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो वहां पर बीजेपी के जो चाणक्य बैठे हुए हैं, जिनकी दिमाग में खुरापात चलता रहता है, वो वहां पर वो सोचते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी उसको समाप्त कर दिया जाए, अपनी पार्टी का एक छत्र राज्य वहां पर स्थापित कर दिया जाए। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाल चलन रहती है, ऐसा देखा है आपने भी। तो यही चीजें महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, शायद शिवसेना इसीलिए बाहर हो गई। वहां भी ये चाह रहे थे कि नहीं सब कुछ हमारा ही हो, इसीलिए वहां से शिवसेना से इनकी खटास हो गई। और यही चीज इन्होंने यहाँ भी की थी, लेकिन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनकर तो आए, लेकिन इतनी आसानी नहीं है कि सरकार बना सके, तो जेडीयू के साथ। अब जेडीयू ने ये मुद्दा उठाया, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर मुद्दा उठाया, और नीतीश कुमार ही नहीं है। हमने पहले जब डिस्कशन किया तो प्रवीण तोगड़िया का भी जिक्र किया था, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये बात कही प्रवीण तोगड़िया ने कि मोदी जी अमित शाह जी टारगेट करते हुए उन्होंने कहा था, 7-7 घंटे हमारी कभी बात होती थी फोन पर, चुनाव के दरमियान तो बहुत सारी बातें होती, तो छुप छुप के बात सुनने का क्या मतलब है। और ये जो जांच का मसला है, ये अब यहाँ ही नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरकार भले ही ये बात नकारे, नहीं नहीं हम जांच नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुनवाई भी जल्द शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और उसके पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ भी इस बात को उठा चुका है, बात कह चुका है सीधे तौर पर कि 300 लोगों की जासूसी भारत में हुई है। और उसके बाद इसराइल, जहां का स्पाईवेयर पेगासस है, जहां का है, वहां की सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। और जितने भी सरकारी क्लाइंट थे उनको सबको मना कर दिया है कि अब, क्योंकि अब जासूसी बंद हो गई है सब क्लाइंटों से। जो था एनएसओ का जो टाई अप था, एनएसओ से जो बातचीत हुई थी पेगासस स्पाईवेयर को लेकर, वो डील सारी कैंसिल हो चुकी है। तो अब सब जगह से तो फंसते नजर आ रहे हैं, जवाब देना नहीं चाहते संसद में, संसद इसी वजह चलने के सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। अब तो इनके लोग सवाल पूछेंगे। जेडीयू तो सवाल पूछे, जेडीयू तो उस समय मौका ढूंढ रही है। नीतीश कुमार मुझे लगता है कि मौके की तलाश में कि कैसे घेराबंदी शुरू की जाए। तो वो घेराबंदी घेराबंदी क्या, एक तरह से नीतीश कुमार ने सवाल उठाया है, और देश हित में भी सवाल है। मेरा मानना है कि ऐसी चीजें जब अगर विपक्ष उस पर चर्चा करना चाह रहा हो, उस पर पत्रकार पूछ रहे हो सवाल, क्योंकि पत्रकारों की भी जासूसी की गई है, हम और आप लोगों के जो साथी हैं उनकी भी जासूसी की गई, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिर जासूसी क्यों की जा रही, क्या मन में मतभेद था, क्या मनभेद था, क्या मन में था। और ये जब ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। तो प्रवीण तोगड़िया ने भी सवाल उठाए थे, इनके अपने लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार भी सवाल उठा रहे हैं। तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ में मामला पहुंच चुका है, जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल आदित्य एक विषय और छू लेते हैं जहाँ प्रधानमंत्री ने आज जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, उसपे उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है, पर्चे उछाले जा रहे हैं और ये उन्होंने कहा कि संविधान की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन हो रहा है। प्रधानमंत्री दरअसल किसको एड्रेस करके इन तमाम चीज़ों को बता रहे थे? क्या जो विपक्ष कह रहा है जिन मुद्दों को उठाकर बात करने की या चर्चा करने की बात कह रहा है, क्या उस पर सरकार का जो गोलमोल जवाब आता है, क्या प्रधानमंत्री उस जवाब का डिफेंस कर रहे हैं या अपने सांसदों को कह रहे हैं कि नहीं, आप इस लाइन पर आपको विपक्ष को घेरना है कि ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है और संसद की का अपमान है? देखिए, संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है, सवाल पूछने का हक देता है, उस सवाल पर बात नहीं होती। पेगासस मामले पर बार-बार बेल में सांसद पहुंच जाते हैं तख्ती लेकर, उस पर बात नहीं होती। और प्रधानमंत्री जी बैठक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर नीचे नेता तक, आप देखिए आपने टीवी चैनल बड़े-बड़े डिबेट देखी होगी, उसमें संबित पात्रा हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जब भी कोई ऐसी बात सरकार पाती तुरंत मुद्दे को भटका के दूसरी तरफ लेके चले जाते, तुरंत दूसरी बातें करने लगे, उन बातों पर चर्चा ही नहीं करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये साफ तौर पर समझना होगा, देश को भी समझना होगा। और प्रधानमंत्री अगर ये हवाला दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें जो है
संविधान का ये उल्लंघन हो रहा है, संविधान के तहत सांसद काम नहीं करे, तो आप ही बता दीजिए कि जवाब ना देना किस संविधान के तहत आता है? क्योंकि सरकार का ठीक तो काम है, सवाल तो उसी से किए जाएंगे जो सरकार में, सत्ता में, शासन में, उसी सवाल किए जाएंगे, उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, जी बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा कुछ अहम मुद्दों को लेकर थी। इन मुद्दों पर जो हमने चर्चा की वो आपको कैसी लगी, उसमें क्या कुछ और आप चाहते हैं कि उन मुद्दों को भी हम शामिल करें, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और सनराइज न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।